हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मौर्योत्तर काल के बारे में है। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के जस्ट बाद वाला काल। ठीक है, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो मौर्योत्तर काल के बाद जितने भी हमारे देशी उत्तराधिकारी थे उनके बारे में, और एक विदेशी जो आक्रमण हुआ था यहाँ पे उसके बारे में। तो इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ देशी उत्तराधिकारियों के जो भी वंश थे उन्हें कवर किया है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो चीज़ें कवर की गई हैं वो पहला है शुंग वंश, उसके जो भी राजा थे या शुंग वंश के टाइम पे जो जो कार्य हुए थे ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद कण्व वंश, ये कैसे आया, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें विदेशी आक्रमण की, हिंदू यूनानी जो आक्रमण हुआ था, शक ने जो आक्रमण किया था, पहलव ने जो आक्रमण किया था, और कुषाणों का जो आक्रमण जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले शुंग वंश। जो शुंग वंश है ना, उसका जो काल था वो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश को हमारे प्राचीन भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश या हिंदू राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, जो जिन्होंने कि मौर्य जो राजवंश था उसके बाद शासन किया था। एक्चुअल में मौर्य राजवंश का आखिरी जो सम्राट था, सम्राट बृहद्रथ, उनके एक सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग, जो उस समय उज्जैन का क्षेत्र देख रहे थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने राजा बृहद्रथ को मतलब उन्हें मौत के घाट उतारा, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। ये की थी स्थापना उन्होंने 185 ईसा पूर्व। टोटल जो शुंग वंश की राज्य अवधि रही थी वो टोटल रही थी 112 वर्ष की। शुंग वंश के कार्यकाल का जो अंत हुआ था वो 73 ईसा पूर्व हुआ था। इसके संस्थापक और इसके जो प्रथम शासक थे दोनों ही पुष्यमित्र शुंग थे, और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति। हाँ ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके अंदर था उज्जैन क्षेत्र। तो उन्होंने शुंग शासकों की जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी विदिशा को। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो उनके संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शासन कैसे लिया था या किसे मार के शासन प्राप्त किया था, दूसरा, और अंतिम शासक कौन थे। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, जो कि शुंग शासन के सबसे महान राजा थे। इन्होंने ही शुंग शासन की स्थापना की थी और लगभग 36 साल तक इन्होंने शासन किया था, जिससे इनका जो भी राज्य था उससे रिलेटेड जितने भी शिलालेख हैं वो पंजाब और जालंधर में मिले हैं। इन्हीं को सनातन संस्कृति को पुनः जीवित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि जब अशोक राजा बने थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार किया था, और धीरे धीरे क्या हुआ था, उससे हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा था। तो बौद्ध धर्म को खत्म करके वैदिक धर्म की स्थापना भी पुनः किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने ना, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे एक स्तूप है, भरहुत स्तूप, उसका जो निर्माण कराया था वो भी इन्होंने कराया था। और ये क्वेश्चन आता है, भरहुत स्तूप का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। इनके एक बार राज्य की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक, पूरे उसमें इनका राज्य था। ठीक है, इनके एक पुत्र थे अग्निमित्र, जो कि इनके बाद राजा बने थे, लेकिन जिस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग राजा थे तो वे विदिशा के उपराजा थे। इनसे रिलेटेड एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो महर्षि पतंजलि हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और उन्होंने ही योग दर्शन की रचना की है। तो ये सबसे पहले मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे। और जैसे कि मैंने बताया था, मौर्य वंश में भी जो ग्राम होती थी वही शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो इनके समय में भी सेम वही होता था, ग्राम ही शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ये तो था पुष्यमित्र शुंग जी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं।
जो दो और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ना, वो हैं यवनों का आक्रमण और अश्वमेध यज्ञ। तो पुष्यमित्र के समय में दो अश्वमेध यज्ञ हुए थे। दोनों का आयोजन पुष्यमित्र ने ही कराया था और इनका जो ये यज्ञ जो संपन्न कराने वाले थे वो थे उनके पुरोहित पतंजलि। ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण घटना और हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, वो ये हुई थी कि इनके टाइम पे यवनों ने आक्रमण किया था भारत पर। और इस आक्रमण के बारे में हमें पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास जी के मालविकाग्नियम मित्र नामक नाटक से हमें पता चलता है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो पहला यूनानी आक्रमण था वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो हुआ था डेमेट्रियस के नेतृत्व में, और जो दूसरा आक्रमण है वो हुआ था मिनांडर के नेतृत्व में। तो मिनांडर को ही बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिनांडर ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो बोलते हैं कि उन्होंने नागसेन जी से ली थी। ठीक है। यवनों को दोनों ही बार पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर यहाँ से भगा दिया था। जो शुंग वंश है उसके जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति, और जैसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने महाराज की हत्या की थी वैसे ही देवभूति की हत्या करके उनका उत्तराधिकारी बने थे वसुदेव, और वसुदेव ने शुंग वंश समाप्त करके स्थापना की थी कण्व वंश की। तो अंतिम शासक कौन थे शुंग वंश के? देवभूति। अब बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वसुदेव, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री थे। उनकी हत्या करके उन्होंने राज सिंहासन पर अधिकार किया था। कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, उनके बारे में बस ये याद रखना प्रथम शासक कौन थे। टोटल 4 राजा हुए थे और उनके जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मा, जो कि जिनकी हत्या की थी सातवाहन साम्राज्य के शिमुक ने, और इनकी हत्या करके राज्य स्थापित किया था सातवाहन वंश। तो ये था सिर्फ कर्ण वंश के बारे में। टोटल 4 राजा, एक बार उनके नाम याद कर लेना, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। ठीक है। सातवाहन मराठा राजा थे जिन्होंने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था, और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। इनका समाज था मात्र सत्तात्मक, मतलब कि जो राजा होते थे उनके जो नाम होते थे वो उनकी माता के नाम पर होते थे। जैसे कि इनके एक राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी उनकी माता का नाम था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सातवाहन वंश था ना, उसी ने ही अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। तो किसका निर्माण? एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? सातवाहन वंश ने। भाषा राजकीय भाषा प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी, और सबसे बड़ी बात जो इनकी राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के राजाओं ने ही चांदी, तांबे, शीशे और पोटीन और कांसे के सिक्कों का प्रचलन किया था, और ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ भी सातवाहन राजाओं ने ही किया था, और इसका उल्लेख हमें मिलता है नानाघाट अभिलेख में। भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ऐसा कौन सा वंश है जिसे आंध्र वंश के नाम से जानते हैं, तो वो है आपका सातवाहन वंश। ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार सातवाहन वंश का इतिहास। तो जो संस्थापक थे वो थे सिमुक, जिन्होंने 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। जो सिमुक थे उन्हें सिंधुक, शिशुक, शिप्रक और वृषल भी कहा जाता है। इसके बाद शिमुक का भाई कृष्ण, जिन्हें कान्हा भी बोला जाता है, वो बैठे थे गद्दी पर। उन्होंने भी सिमुक की हत्या की थी, और उसके बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा था। एक नज़र डाल लेते हैं जो प्रमुख शासक थे सातवाहन वंश के। सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और अंतिम सम्राट राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी।
तो ये तो थे प्रमुख राजा। वैसे टोटल जो हुए थे वो 27 राजा हुए थे, जिसमें से हम कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम, जिन्हें सातकर्णी सम्राट, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां भी मिली थी। नानाघाट अभिलेख अगर हम देखें तो उसके अनुसार जो सातकर्णी प्रथम थे उन्होंने अपने राज्य का खूब विस्तार किया था। ये बात अलग है कि उनका जो शासनकाल था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जितना भी था उतने में ही उन्होंने अपने साम्राज्य को खूब फैलाया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इससे पहले मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे, और इन्होंने एक राजसूय यज्ञ भी कराया था। सातकर्णी प्रथम ही वह पहला शासक है जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ था, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय मध्य भारत भी सातवाहनों के अधिकार में था। सातकर्णी शासकों के शासनकाल के दूसरे वर्ष में कलिंग के महान शासक खारवेल ने उन्हें युद्ध में हराया था। अब हम बात करते हैं राजा हाल की। जैसे बोला जाता है ना, जो प्रारंभिक सातवाहन राजा थे उनमें अगर युद्ध में कोई महानतम राजा थे तो वे थे सातकर्णी प्रथम। इसी तरह जो शांति में महानतम थे वो थे राजा हाल। वो खुद तो बहुत बड़े कवि थे ही, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कवियों और विद्वानों को आश्रय भी दिया था। उनका एक महान काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती है जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, और ये बार बार पूछा भी जाता है कि ये काव्य ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा उन्होंने अपने राज्य में बृहत कथा के रचयिता हो, चाहे गुणाढ्य हो या कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन हो, उन्हें उन्होंने आश्रय दिया था। तो हाल के बारे में एक तो यही कि सबसे बड़े कवि कौन से राजा थे, और उनका फेमस जो काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती है वो किसका है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की, जो कि सातवाहन वंश के जो सबसे महान शासक थे। इनका शासनकाल जो शुरू हुआ था वो लगभग 106 ईस्वी से हुआ था, और ये हुआ था लगभग 130 ईस्वी तक। इनके शासनकाल के बारे में हो, चाहे इनकी विजयों के बारे में है, ये सब हमें इनकी जो माता थी, माता गौतमी बालश्री, उनके नासिक शिलालेख से पता चलता है। इनका जो वर्णन है, इन्हें बेसिकली शक हो या यवन हो या पहलव हो, इन शासकों के विनाशकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो शक्रात के वंश के जो शक शासक नहपान और उनके वंशजों की जो पराजय इनके हाथों से हुई थी, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने ही त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन उपाधि धारण करी थी, जिससे यह पता चलता है कि इनका जो प्रभाव था वो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। तो मेन इनका जो है कि शकवाहन नहपान की मृत्यु किसके हाथों हुई थी, और शक, यवन, पहलव आदि के विनाशकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है गौतमी शतकर्णी। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के अंतिम राजा यज्ञ श्री शतकर्णी की। इन्हें ये जो थे वो सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने ही नाव की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, जिससे इनके समुद्र प्रेम और व्यापार प्रेम के बारे में पता चलता है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान करना इन्हीं वंश के राजाओं ने शुरू किया था, और जो सातवाहन वंश के राजा थे उनके सिक्कों पर जहाज, मछली और शंख के चित्र मिलते हैं। तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो।